हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित दोस्तों क्या है सर्वोच्च न्यायालय, आज इसके बारे में हम संपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं और इसको साथ साथ में हम याद भी कर लेंगे। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक मिलता है और ये भाग 5 में है। यानी कि इसका वर्णन की बात करें तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक मिलता है। किसका दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय। इसकी व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है क्या है दोस्तों? गठन। ये आपका 28 जनवरी 1950 को किया जाता है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का गठन। भारत में न्यायिक व्यवस्था, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो त्रिकोणीय है। कैसी है? त्रिकोणीय। यानी कि सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, और बाद में क्या है दोस्तों? उच्च न्यायालय, और उसके बाद में क्या है? जिला न्यायालय। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। यानी हमारा देश जो भारत है इसमें न्यायपालिका को क्या रखा गया दोस्तों? तो स्वतंत्र रखा गया। और इसकी स्वतंत्रता जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई दोस्तों? अगर स्वतंत्रता की बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां ली गई दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। तो भाग 5 में किसका वर्णन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय का। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 124 से 147 तक मिलता है। और गठन इसका कब होता है दोस्तों? तो 28 जनवरी 1950 को, है ना। और कितने मतलब त्रिकोणीय व्यवस्था है हमारे देश में। और सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद में क्या है? उच्च न्यायालय। बाद में क्या है दोस्तों? जिला न्यायालय। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई दोस्तों? तो अमेरिका के संविधान से ली गई। मूल संविधान में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें 8 जजों की संख्या की अगर बात करें तो 8 जज होंगे। यानी कि मूल संविधान में जजों की संख्या जो थी दोस्तों 8 थी। कितनी थी? 8। यानी कि इसमें क्या? एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। एक क्या था दोस्तों? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। जबकि दोस्तों आपको पता है कि वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय में? तो 34 हैं। कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की संख्या है। और इसमें से एक जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कहां? वर्तमान में। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या है दोस्तों? अन्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 फर्स्ट के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। यानी अनुच्छेद 124 में क्या है? इसके गठन संबंधी प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो है अनुच्छेद 124 फर्स्ट, यानी कि गठन संबंधी प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 124 फर्स्ट में है। और अनुच्छेद 124 सेकंड में इनके जजों की नियुक्ति की बात कही गई है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अनुच्छेद 124 सेकंड में जजों की नियुक्ति की बात कही गई। नियुक्ति यानी जो जजों की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनकी नियुक्ति के बारे में हो गया, है ना। अब मूल संविधान में कितने जजों की संख्या रखी गई थी उस समय? तो 8, है ना। और एक इसमें मुख्य न्यायाधीश थे और क्या? अन्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में कितने
न्यायाधीशों की संख्या है तो 34 है। इसमें दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 क्या है दोस्तों, तो अन्य न्यायाधीश हैं। और इसका गठन हमें कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 124 फर्स्ट में देखने को मिलता है। किसका दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय का। और 124 सेकंड में क्या, जजों की नियुक्ति की बात कही गई है। दोस्तों जो जजों की नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय में, जो जजों की नियुक्ति होती है, आप नोट करके लिखिएगा, एक कोलिजियम सिस्टम होता है, ठीक है, उसके द्वारा की जाती है। उसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वो 5 होती है और एक उसमें अध्यक्ष होते हैं, 4 क्या अन्य सदस्य होते हैं। तो कोलिजियम सिस्टम के द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है। कौन सा सिस्टम, कोलिजियम। इसमें दोस्तों 5 सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो 5 होती, इसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 क्या होते हैं, हमारे अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य। और ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, तो ये वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, कुछ और बातों को समझते हैं। तो दोस्तों अगला है अनुच्छेद 124 थर्ड, अनुच्छेद 124 थर्ड। इसमें दोस्तों जज बनने की योग्यताओं का वर्णन मिलता है। यानी कि अनुच्छेद 124 के तहत जजों की योग्यताओं का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, तो योग्यताएं। अब योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, चलिए हम उसको समझते हैं, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों पहली योग्यता तो यही आ जाती है कि भारत का नागरिक हो, है ना, या राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का उच्च कोटि का अच्छा जानकार हो, उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक जज के पद पर कार्यरत हो, या उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो। तो इस प्रकार की, और इसमें आयु सीमा जो है वो निर्धारित नहीं की गई है। तो दोस्तों योग्यताओं की अगर बात करें तो पहली योग्यता हमारी आ जाती है, तो पहली योग्यता यही है कि भारत का नागरिक हो, है ना, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता के रूप में दोस्तों उच्च न्यायालय में लगातार या तो उसने 5 वर्ष तक जज के पद पर कार्य किया हो, या फिर 10 वर्ष तक उसने क्या वकालत की हो। 5 वर्ष जज रहा हो या 10 वर्ष उच्च न्यायालय में ही वकालत की हो। तीसरी योग्यता दोस्तों ये आ जाती है कि वह राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या, कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, है ना। तो राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का अच्छा जानकार हो, और दोस्तों इसमें आयु सीमा जो है वो निर्धारित नहीं की गई है। तो आयु सीमा की अगर बात करें दोस्तों तो आयु सीमा निर्धारित नहीं है। अब दोस्तों अगला हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 124(4). उसमें दोस्तों इनके शपथ की बात कही गई है, यानी जो जज हैं, है ना, इनके शपथ की बात कही गई है अनुच्छेद 124(4) में। अनुच्छेद 124(4), तो इसमें क्या, शपथ ग्रहण। तो दोस्तों जो न्यायाधीश बनेंगे इनको शपथ राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिलाई जाएगी। यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिलाई जाती है।
तो कौन सा पद दिलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। किसको दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश को दिलाते हैं। जबकि अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सहायता से शपथ दिलाते हैं। तो अनुच्छेद 124 में थर्ड में क्या है? जज बनने की योग्यताएं। योग्यताएं कौन कौन सी? राष्ट्रपति की दृष्टि में अच्छा कानून का जानकार हो, है ना, और आयु सीमा इसमें निर्धारित नहीं की गई है। भारत का नागरिक हो, लगातार उच्च न्यायालय में या तो 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो या 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य किया हो। तो इस प्रकार की इनकी योग्यताएं हो जाती हैं। और फिर अगला आता है हमारा अनुच्छेद 124(4). इसमें क्या है दोस्तों? इसमें शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण की अगर बात करें दोस्तों तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शपथ इनको दिलाई जाती है। और अन्य को कौन दिलाए? तो राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं न्यायाधीश की सहायता से अन्य को शपथ दिलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगला है दोस्तों इनका कार्यकाल। अब जजों का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? तो इनका कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब ये जज बन गए, ठीक है। और अब ये जज कोई असंवैधानिक कार्य कर देते हैं, ठीक है, यानी कि संविधान के विरुद्ध कोई गलत निर्णय दे देते हैं, तो इनको हटाने की जैसी भी प्रक्रिया होनी चाहिए, है ना। तो जो जजों को हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो एक प्रकार से महाभियोग की तरह ही होती है। जिस प्रकार हम राष्ट्रपति महोदय को यदि वो असंवैधानिक कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय को हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाते हैं, उसी प्रकार ये भी क्या एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? ये प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाई जा सकती है। यदि आप लोकसभा में लेके आते हो तो इसमें 100 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। यदि आप राज्यसभा में लेके आते हो तो 50 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। और लोकसभा या राज्यसभा 2/3 विशेष बहुमत से, है ना, पारित कर दे तो लोकसभा में कितने सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? तो जज के हटाने की प्रक्रिया, जज के हटाने की प्रक्रिया संसद के किन्हीं दोनों सदनों में से लाई जा सकती है ना। संसद हमने के 2 सदन होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों लोकसभा में यदि हम लाएंगे महाभियोग जैसी प्रक्रिया जज को हटाने के लिए तो इसमें 100 सदस्यों की सहमति आवश्यक होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों? और यदि आप राज्यसभा में लेकर आते हो तो इसमें 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक होती है। अब ये लोकसभा या राज्यसभा में किसी में एक में ले आए आप, ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, तब ये लोकसभा या राज्यसभा क्या करते हैं? इनके पास दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, कौन से कितने बहुमत से दोस्तों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3 बहुमत के विशेष बहुमत से ये पास कर देते हैं, करना अनिवार्य होता है। यदि आप लोकसभा में लेके आते हो तो ये 2/3 के विशेष बहुमत से पास करना अनिवार्य होता है, पास होना अनिवार्य होता है। किसी भी लेके आओ लेकिन 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य होता है, तब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो पाती है और जज क्या फाइनली जज को हटाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए रिकॉल करते हैं एक बार। तो योग्यता तो समझ में आ गई होंगी दोस्तों। फिर यहाँ से अनुच्छेद 124 में क्या है? 4 में शपथ ग्रहण किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? राष्ट्रपति महोदय द्वारा। किसको दिलाया जाए? तो मुख्य न्यायाधीश को। अन्य न्यायाधीश कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर सहायता से दिलाते हैं। अगला दोस्तों आपका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है किसी भी न्यायाधीश का, है ना। और जज के हटाने की प्रक्रिया जैसे संसद की 2 सदन होते हैं, किसी में लाई जा सकते हैं। यदि आप लोकसभा में लेके आओ तो 100 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है और राज्यसभा में लेके आओ तो 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। इन दोनों में से ले आते हो, लेकिन फिर बाद में क्या होता है? ये 2/3 के विशेष बहुमत से पास
होना अनिवार्य भी होता है। यदि 2/3 के विशेष बहुमत से पास नहीं हुआ तो ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, और 2/3 बहुमत से यदि ये पारित हो जाता है तो ये प्रक्रिया जो होती है ये संपन्न हो जाती है, और फाइनली क्या जज को हटाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं इनका वेतन कितना होता है। वेतन की अगर बात करें दोस्तों, तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो होता है वो 2,80,000 होता है मासिक। ठीक है दोस्तों, तो 2,80,000 वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन है, जबकि अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000। कितना है दोस्तों? अन्य का 2,50,000 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको याद हो गया होगा। चलिए कुछ अनुच्छेद हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 127 ले लो, उसके तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के तहत, अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कही गई है, की जाएगी, जिससे सर्वोच्च न्यायालय की गढ़पूर्ति हो सके। और सर्वोच्च न्यायालय की जो गढ़पूर्ति है दोस्तों वो 1/10 सदस्यों से होती है। यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ गढ़पूर्ति के लिए की जाती है, और किसके तहत? तो अनुच्छेद 127 के तहत। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए रिकॉल करते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, जबकि अन्य का 30,000 कम कर दो, है ना, तो 2,50,000। जबकि अनुच्छेद 127 में क्या? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, और क्यों की जाती है? तो गढ़पूर्ति के लिए की जाती है। और गढ़पूर्ति कितने में होता है? 1/10 में क्या होता है दोस्तों? गढ़पूर्ति होता है। तो दोस्तों अब अगला अनुच्छेद आ जाता है इससे संबंधित, अनुच्छेद 143। उसके तहत यानी आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो राष्ट्रपति महोदय को सलाह दे सकता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। यानी अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय क्या देता है? सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति को सलाह देता है अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर हो गया हो दोस्तों? फिर अगला है हमारा, अब अनुच्छेद हो गए, हमने वेतन को समझ लिया दोस्तों। अब हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को थोड़ा जान लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, तो शक्तियों की अगर बात करें दोस्तों तो पहली शक्ति तो हमारी मूल अधिकारिता। क्या है दोस्तों? मूल अधिकारिता। और इस मूल अधिकारिता का वर्णन हमें आर्टिकल 131 में मिलता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन सी शक्तियां होती हैं हम यहाँ पे समझने वाले हैं। पहली है मूल अधिकारिता, और वर्णन कहाँ? अनुच्छेद 131 में। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जैसे राज्य या भारत के बीच विवाद हो, या राज्य के बीच विवाद हो, राज्यों या भारत के बीच विवाद हो, तो ये सारे विवाद जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। तो कौन कौन से विवाद जाते हैं दोस्तों? तो पहला है आपका राज्य या भारत के बीच विवाद हो, दूसरा दोस्तों राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो, है ना। तीसरा दोस्तों राज्य के बीच विवाद हो, या राज्यों भारत के बीच विवाद हो, है ना।
तो तीसरा है दोस्तों हमारा राज्य राज्य के बीच विवाद हो, या राज्यों या भारत के बीच विवाद हो, भारत के बीच विवाद हो। तो ये सारे विवाद कहां जाएंगे दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दोस्तों यहाँ आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी होगी, जो नदी जल विवाद होता है अनुच्छेद 262 के तहत वो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा जो नदी जल विवाद हो वो ज्यादातर कंडीशन में पूछा जाएगा, है ना। तो नदी जल विवाद जो है नोट करके लिख लीजिएगा आप, नदी जल विवाद कहाँ नहीं जाता दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाता है। बाकी ये जैसे राज्य या भारत के बीच कोई विवाद, कोई अलग राज्य है ना उसका और भारत पूरे संघ के बीच क्या हो विवाद हो, है ना, तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यदि राज्यों राज्यों के बीच विवाद हो फिर भी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा विवाद। और राज्यों अगर भारत यानी एक या दो राज्य मिलकर भारत यानी संघ के साथ में क्या विवाद हो तब भी कहाँ जाएगा दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, उच्चतम न्यायालय में जाता है। ठीक है दोस्तों, इनको कई तीन नामों से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय है, इंग्लिश में इसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, है ना, और उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको नोट करके लिखना है जो नदी जल विवाद है, और ये नदी जल विवाद में कहाँ देखने को मिलता है? अनुच्छेद 262 के तहत, है ना। तो अनुच्छेद भी लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 262 में यह है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाता है, न्यायालय में नहीं जाता है, जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब अगली शक्ति को भी हम समझ लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो चलिए दोस्तों अगला है हमारा रिट अधिकारिता। क्या है दोस्तों? रिट अधिकारिता। ये जो रिट अधिकारिता है सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कितने प्रकार की दोस्तों? तो 5 प्रकार की। किसके तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितने प्रकार की रिटें जारी करता है? 5 प्रकार की रिटें जारी करता है तथा संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। कौन सा आर्टिकल? तो अनुच्छेद 32, संविधान के संरक्षक के रूप में के रूप में भी कार्य करता है। कौन? आर्टिकल 32। तो रिट अधिकारिता कहाँ हमें देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 32 में। कितने प्रकार की रिटें जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय? तो 5 प्रकार की। तो आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा पुनर्विचार अधिकार यानी न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है दोस्तों। तो थर्ड है आपका पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। ये पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार जो है दोस्तों, ये आर्टिकल 137 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई है। तो न्यायिक पुनरावलोकन हमें कहां देखने को मिलता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 137 यानी इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर दोबारा विचार विमर्श कर सकता है और अपने निर्णय को बदल भी सकता है। ठीक है दोस्तों। तो किसके तहत? अनुच्छेद 137 के तहत। अर्थात अगर बात की जाए तो इसके डेफिनेशन की, तो अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। और न्यायिक पुनरावलोकन
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 137 में देखने को मिलता है। तो अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर समीक्षा करना, अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर समीक्षा करना, समीक्षा करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार या न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। जैसे दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले नहीं माना था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, ये पहले नहीं माना था। लेकिन बाद में केशवानंद भारती है ना 1973 के बाद उन्होंने मान लिया कि प्रस्तावना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भाग है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है दोस्तों। यानी कि अपने निर्णय पर पुनः विचार विमर्श करके यदि उन्हें लगता है कि निर्णय थोड़ा गलत हुआ है तो पुनः विचार विमर्श करके निर्णय को बदल भी सकते हैं। तो ये संबंधित शक्ति कहाँ मिलती है दोस्तों? अनुच्छेद 137 में पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार में। तो रेट अधिकार था दोस्तों आर्टिकल 32 है ना। कितने प्रकार की रेटें जारी करता है? 5 प्रकार की सर्वोच्च न्यायालय है ना। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो संविधान का संरक्षक के रूप में कार्य करता है कौन? तो अनुच्छेद 32। क्लियर हो गया हो दोस्तों। और पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार जो है हमारा, ये हमें कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 137 में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों? जो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ये अपने निर्णय पर पुनः विचार विमर्श कर सकता है और निर्णय को बदल भी सकता है। ठीक है, यानी अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा करना क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा, एग्जाम्पल अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा। आप इसको नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जल्दी हम जो बातें कह पाते हैं ना वो यहाँ पे नोट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे ही बहुत लंबी वीडियो हो जाती है ना। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का आपको प्रयास करता हूँ जिससे क्या आपका कोई भी डाउट ना रहे। और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको उसका डाउट क्लियर करवाने का मैं क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल जैसे वही बताया मैंने कि जो प्रस्तावना थी पहले नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट बाद में केशवानंद भारती 1973 में के बाद में उन्होंने मान लिया था कि क्या है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ समझते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके प्रथम न्यायाधीश जो थे वो हमारे एच.जे. कानिया थे। कौन थे दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। जबकि प्रथम महिला न्यायाधीश की अगर बात करी जाए, कौन दोस्तों? प्रथम महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो फातिमा बीवी थी। कौन थी दोस्तों? फातिमा बीवी। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शरद अरविंद बोबडे हैं। कौन है दोस्तों? वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।